का सहारा मत लेना, क्योंकि सहारे कितने भी खास क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। खुद में विश्वास बनाना, खुद में विश्वास पैदा करना मेरे साथियों। चुप जाती हैं बातें, कभी कभी लम्हे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, हम अपनों से ज़्यादा, वाकई में हम गैरों से ज़्यादा अपनों से ही हार जाते हैं। ये सच्चाई है और यही हकीकत है। और ये हमारे इतिहास के पन्ने हमसे गुदगुदा रहे होते हैं, हमारे इतिहास के पन्ने हमें बहुत कुछ बताना चाह रहे होते हैं। आइए ले चले एक बहुत ही प्यारी कथा की तरफ, एक बहुत ही प्यारी कहानी की तरफ। एक महान राजा की महान गाथा आज आप देखेंगे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से। जी हाँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण होगी तथा आपकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ समझाएगी आपको, आपकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए तत्पर है ये कंटेंट। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज चौहान जो कि एक महान योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। युद्ध कौशल में पूरी तरीके से निपुण थे, हर युद्ध कौशल के वो धनी थे। तीरंदाजी का तो कोई सानी नहीं था। तीरंदाजी तो इस कदर करते थे कि आवाज़ सुनकर के भी राजा दशरथ की तरह शब्द भेदी बाण चलाने की योग्यता रखते थे। तो आइए इस महान सम्राट की महान गाथा से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों को खंगालते हैं, उन तमाम कहानियों से पर्दा हटाते हैं, इनसे जुड़े हुए उन तमाम हिस्सों को आज हम स्पर्श कर जाते हैं साथियों, आज हम जी जाते हैं। आइए सुनिएगा और हम ये कोशिश करेंगे कि इस कहानी को महसूस करेंगे, इस कहानी को जिएंगे। वाकई में क्या पृथ्वीराज चौहान के बाद ही या पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी गलती ने क्या हमारे भारत को मुगलों के अधीन बना दिया? क्या उस समय के राजा इतने निरंकुश थे कि अपने भाइयों को ही मारने के लिए तत्पर थे, या एक दूसरे से इस तरीके से लगाव रखते थे कि कब आगे राम, वही कहते हैं कि बगल में छुरी। तो क्या इरादा था इनका, क्या मंशा थी इनकी? ये तमाम बातों से आज पर्दा हटेगा। तो आइए ले चले हम आपको इतिहास के झरोकों में, जहां पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बात ये बताएंगे कि एक दौर हुआ करता था 800 ईस्वी से लगा के लगभग 1200 ईस्वी तक, जो कि राजपूतों का वंश रहा है या राजपूत शासन रहा है। यहाँ पर 800 से लगाकर 1200 ईस्वी तक राजपूतों का शासन रहा है साथियों। कुछ चीज़ें हैं, कुछ साक्ष्य हैं जिनसे प्रश्न भी बनते हैं, जिन्हें जानना भी हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमने बात किया कि सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक समय हुआ करता था कि जहां राजपूत वंश का बड़ा मसला था। 800 से लगाकर 1200 ईस्वी तक हमारी चर्चा इस पर कई बार हुई है और हमने कई बार आपको ये बताया भी कि राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना गया है। इसके तमाम साक्ष्य, तमाम अभिलेख गवाह हैं। अभिलेखों का कहना है और उन्हीं अभिलेखों में, उन्हीं साक्ष्यों में, उन्हीं प्रमाणों में हम अगर बात करें, उन्हीं साक्ष्य यानी उन्हीं प्रमाण में अगर हम बात करें तो एक है सेवदी ताम्रपत्र। लीजिए, ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। सेवदी ताम्रपत्र 1119 ईस्वी का है साथियों, 1119 ईस्वी का है और ये है रतनपाल जी का। रतनपाल राजा हैं, रतनपाल सिंह इनका है। इन्होंने कहा कि चौहानों का जो संस्थापक था वो चाहमान था। चाहमान को इन्होंने संस्थापक माना है। तो हम जिस चौहान वंश की बात कर रहे हैं साथियों, उसमें एक सेवदी ताम्रपत्र मिला है साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में। वो हमसे कहता है कि रतनपाल सिंह का ये ताम्रपत्र है या ये अभिलेख है। और इस अभिलेख के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो चौहान वंश है इसका संस्थापक चाहमान नाम का कोई राजा था। चलिए दूसरा देखिएगा। सेवदी के बाद हम बात करें तो अजमेर अभिलेख पर, अजमेर अभिलेख साथियों, और ये विग्रहपाल का है या विग्रह राज का है। विग्रह राज चतुर्थ थे। इन्होंने कहा, अजमेर अभिलेख इसकी गवाही देता है कि इसके अनुसार ये इक्ष्वाकु, खुद को इक्ष्वाकु वंश का बताते हैं। जी हाँ साथियों, अजमेर अभिलेख ये कहता है कि विग्रह राज ये दावा करता है कि चौहान वंश का संबंध यानी हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु वंश यानी भगवान श्री राम जी से संबंधित है या हम उनकी पीढ़ी हैं। तो ये समझ सकते हैं खुद को राजपूत बताने का बहुत ही बेहतर माध्यम बनाया जा चुका है और एक बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को प्रमाणित किया जा रहा है समाज में।
और ये कहाँ तक सही है ये तो इतिहास जाने, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिलहाल ये राजपूत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे या किस वंश से संबंधित थे, इस पे पर्दा थोड़ा सा हम भी नहीं हटा सकते हैं। देखिएगा, तो अजमेर अभिलेख बिगराराज चतुर्थ का है। इन्होंने कहा, या ये अभिलेख ये कहता है कि चौहानों का संबंध इक्ष्वाकु वंश से था, इस अभिलेख में बोला गया है। देखिएगा, अजमेर के बाद तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख साथियों बिजौलिया आएगा। बिजौलिया अभिलेख, बिजौलिया अभिलेख आपसे क्या कहेगा, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिजौलिया अभिलेख ये सोमेश्वर देव का है। सोमेश्वर देव, अभी आगे चल करके आपको पता चलेगा कि सोमेश्वर देव ही पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं। ये अभिलेख सोमेश्वर देव का है, महाराज सोमेश्वर देव का है बिजौलिया अभिलेख। और बिजौलिया अभिलेख के बाद एक और आपको याद रखना है, वो है वरल अभिलेख। वरल अभिलेख, और वरल अभिलेख किसका है, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का, दोनों के अपने अलग अलग मतलब बताए गए हैं। इसमें संस्थापक किसे बताया गया है साथियों, इसमें संस्थापक माना गया है वही जो हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है, चाहमान को। यानी पृथ्वीराज चौहान का भी अभिलेख अपने वंश के संस्थापक का नाम चाहमान कहता है, लेकिन इनके पिताजी का जो अभिलेख है वो ऐसा नहीं कहता। पिताजी का अभिलेख वासुदेव को संस्थापक मानता है। इसलिए आप एग्जाम में पूरी शिद्दत से जाइएगा, मनोबल ऊंचा करके बैठिएगा। हम एक ही संस्थापक याद करके नहीं आए हैं, आपकी वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव हमें आता है। आप जैसा पूछेंगे हम वैसा नजर आएंगे, जिस वेश में आप आएंगे हम उसी वेश में चले आएंगे। यानी जैसा देश वैसा हम वेश बना के आएंगे, और ये मान के चलें कि हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इस महत्वपूर्ण कंटेंट का लाभ उठाइए और अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए मेरे साथियों। ये जो हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत मेहनत होती है इसमें, और इन कंटेंटों का एक बहुत बड़ा तरीका मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरीके से दिया जाए जो आपको स्पष्ट तो करे ही करे, आपके मस्तिष्क में खुद ब खुद समाहित होने का प्रयास करने लगे। ये अभिलेख हैं साथियों, ये साक्ष्य, ये प्रमाण हैं किस वंश के, राजपूत वंश यानी पृथ्वीराज चौहान के, इस चौहान वंश का ये प्रमाण है। इनमें ये बातें बोली गई हैं, देखिएगा। और अगर इन्हीं साक्ष्यों, इन्हीं प्रमाणों की बात करें तो कुछ रचनाएं भी हमारे सामने हैं। जैसे एक रचना है वंश भास्कर साथियों, वंश भास्कर, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है किसकी रचना है। वंश भास्कर ये रचना है सूर्यमल्ल की। सूर्यमल्ल वंश भास्कर में ये कहता है, या ये कहते हैं कि राजपूतों का उदय अग्निकुंड से हुआ है। ये मैंने पहले भी बोला है आपसे, राजपूतों का उदय कहाँ से हुआ है, अग्निकुंड से हुआ है। तो सूर्यमल्ल की रचना है वंश भास्कर, वह भी ये बात मानती है। हम्मीर महाकाव्य, देखिएगा साथियों, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य चौहान वंश की गवाही देता है। हम्मीर महाकाव्य किसका है, नयन चंद्र सूरी का साथियों, नयन चंद्र सूरी का। और एक तो जग जाहिर है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये आपको याद भी होगा। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र वरदाई की रचना है, चंद्र वरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। और एक आपको याद रखना, ये राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास किसने लिखा है साथियों, राजस्थान का इतिहास जेम्स टोड लिखते हैं। जेम्स टोड ने लिखा है राजस्थान का इतिहास, और जेम्स टोड के अनुसार भी वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक है, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक है। इसका मतलब सर्वाधिक प्रमाण वासुदेव को मान रहे हैं। हमारे इतिहासकार भी वासुदेव को ही इस वंश का संस्थापक मान रहे हैं। अतः हमारा भी अब ये मान बन जाता है, हमारा भी अब ये उद्देश्य बन जाता है कि हम सबसे पहला चुनाव वासुदेव का ही करेंगे। तो वासुदेव वैकल्पिक व्यवस्था में मिलेंगे तो हम चौहान वंश का संस्थापक इन्हें बताने के लिए तैयार हैं। अब पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि कई लोग मिलकर के इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, कई साक्ष्य इस बात की गवाही दे रहे हैं। अतः हम भी तैयार हैं आपके जवाब के लिए, हम भी तैयार हैं आपके बताए गए इन उत्तरों के लिए। तो साथियों, जो मैंने स्क्रीन पर अभी साझा किया है आपके साथ, जो इन बातों को शेयर किया है, एक बात मान के चलना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होंगे। यहां से प्रश्न बनते हैं और बहुतायत मात्रा में
बहुतायत एग्जामों में बहुतायत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका तात्पर्य है कि हम इनसे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ेंगे और कहीं ना कहीं हम इन्हें अपनी मस्तिष्क में यथाचित और यथावत बेहतर ढंग से जगह देने का प्रयास करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। तो लीजिएगा साथियों, इस कंटेंट को और इस कंटेंट का पूरा आनंद उठाइए। ये तमाम साक्ष्य रहे जिनसे हमारे राजपूत वंश का वो तमाम जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। साथियों, आइए समझते हैं और कुछ बातों पर। अब जहां हम स्पेशली पृथ्वीराज चौहान की एक महान राजा की महान गाथा सुनने आए हैं, उससे पहले हमने एक थोड़ा सा तरीका बता दिया कि ये तमाम साक्ष्य हैं जो पृथ्वीराज चौहान वंश के होने की जानकारी तथा उनसे मिलने वाली तमाम जानकारियों को हम तक प्रेषित कराते हैं। अर्थात हम ये बता दें आपको कि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ज़्यादा कहीं अभिलेख वगैरह नहीं बनवाए हैं, लेकिन उनके बारे में अगर हमारे पास जानकारी है तो सबसे बड़ी जानकारी इनके दरबारी कवि पृथ्वीराज रासो रचना जिनकी है चंद्रबरदाई की, चंद्रबरदाई जो कि इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, ये सब कुछ हम तक पहुंचाने का काम करता है बहुतायत मात्रा में। तो आइए आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हाँ साथियों, तो हम पृथ्वीराज चौहान के जन्म की बात करेंगे। 1166 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और जन्म हुआ कहाँ पर साथियों? गुजरात में। अभी हमने बात की इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, पिता है सोमेश्वर और माता है कर्पूरा देवी। कर्पूरा देवी, कर्पूरा देवी जो कि अनंगपाल की पुत्री हैं साथियों। अनंगपाल भी राजा हुआ करते थे। तो 1166 ईस्वी में जिस बालक का जन्म होता है तेजवान होता है, वो जिसे कहते हैं ओज से भरा है और बचपन से ही इसके अंदर वो युद्ध कौशल की तमाम खूबियां नजर आने लगी हैं। पिता आश्चर्यचकित है और पिता सोच भी रहा है कि मैंने कितनी प्यारी सी संतान को मैंने जन्म दिया है, ये मेरा आगे वाला वंश बखूबी संचालित करेगा। एक राजा की सबसे बड़ी मंशा यही थी और वैसे भी एक पिता पुत्र में यह होता है और एक पिता चाहता है कि उसका बेटा हमारे इस क्रियाकलाप का जो हम छोड़े जा रहे हैं इसका और बेहतर संपादन करके इस दुनिया से पलायन करे, यानी उनका ये आशीर्वाद साथ होता है। तो सोमेश्वर भी ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमारा ये बेटा जो अभी जन्म ले रहा है, जिसे पिथौरा राय भी कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा कहानी तो आपको समझ जाएगी। कई ऐसे शब्दावलियां जो हम मौखिक उच्चारण करेंगे आप उन्हें भी याद रखेंगे। पिथौरा राय किसका नाम है? पृथ्वीराज चौहान का। शुरू से ही प्रतिभाशाली है, युद्ध कौशल ऐसा लगता है जिसे बचपन से ही लेकर आया है और पिता ने भी इसको आज़ादी दी और वो तमाम प्रकार के युद्ध कौशल सीखने के लिए प्रेरित भी किया और ये इस तरह निपुण बना, इस तरह निपुण हुए कि अद्भुत लगा। घुड़सवारी लाजवाब, तलवारबाजी लाजवाब, भुजाओं में ताकत अथाह असीम कह सकते हैं और तीरंदाजी का तो कोई सानी नहीं था। तीरंदाजी तो इस कदर करते थे कि शब्द भेदी बाण आपने सुना होगा। राजा दशरथ जी भगवान श्री राम जी के पिताजी चलाया करते थे और इसके बाद हमने इतिहास में फिर इन्हीं को जाना है। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाया करते थे, यानी बगैर देखे निशाना लगा देंगे, बस आवाज़ सुनना होगा ही नहीं। तो सोच सकते हैं आप कितने बड़े योद्धा रहे, बहुत ही बड़े योद्धा थे ये, बहुत ही बड़े। होता क्या है देखिए, कहानी दिलचस्प मोड़ लेगी। एक बहुत बड़े योद्धा के पिता अब नहीं रहेंगे और जब पिता नहीं रहेंगे, बेटा भी मात्र 13 साल का है। आप सोचिए, यहीं से कैलकुलेट करिए और 66 में 10 जोड़िए तो 76 और 3 और जोड़िए तो 78 या 79 के आसपास। और ये माना भी जाता है कि 1178 ईस्वी में ये राजा बन जाते हैं। बहरहाल इनकी अवस्था उतनी बड़ी नहीं होती है अभी फिलहाल, लेकिन ये अमूमन मानना है, इतिहासकारों का कहना है कि थोड़ा सा और पहले राजा बने हैं और 1178 ईस्वी में ये लगभग 20 वर्ष के हो चुके थे। लेकिन फिर भी वो अवस्था नहीं है जिसे आप वयस्क कहें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें एक उम्र के साथ जो राजा के अंदर होनी चाहिए, अभी उस हिसाब से ये काफ़ी युवा है। कर्पूरा देवी इनकी माँ, ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होंगी और इनके पास योग्यता की कोई कमी नहीं है। एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी युद्ध कौशल में भी निपुण होती है, बात मान के चलें, क्योंकि ऐसे परिवेश में उनका जीवन होता है। वो महारानी कहलाने के साथ साथ वो युद्ध कौशल में भी निपुण होती हैं। कर्पूरा देवी चौहान के साथ, यानी पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहा गया, इनके साथ गद्दी पर विराजमान होती हैं। अर्थात कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कर्पूरा देवी सिंहासन को संभालती हैं। मामला आगे बढ़ता है, लंबा समय गुजरता है,
आप ये मान के चले, मैंने अभी आपसे कहा लगभग 1166 इनका जन्म माना गया है, जो कि हो सकता है थोड़ा बहुत मिथक हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात में जन्म होता है, अजमेर में मृत्यु होती है, उस पर भी कई पर्दे आज भी नहीं हटाए गए। 1168 में गुजरात में इनका जन्म माना गया और 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी मृत्यु मानी गई अजमेर में। खैर, क्या सच्चाई है, क्या इसमें प्रमाण है, वो जितने भी हैं हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो हमने बात किया कि सोमेश्वर कर्पूरा देवी से जन्मे इस पुत्र ने सिंहासन को संभाल लिया है और अब आसपास के तमाम राजा इस बात से भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ओज बहुत ज़्यादा है, तेज बहुत ज़्यादा, बहुत ही पराक्रमी है और पृथ्वीराज चौहान समाज विस्तार, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है और चंदेलों पर आक्रमण करता है। 1178 ईस्वी में इसने चंदेलों पर आक्रमण कर दिया और आपने चंदेलों का नाम सुना, जहां पर राजा थे परमल देव। चंदेल 1178 ईस्वी राजा कौन? परमल देव। और बचपन में हमने इन्हें खूब जाना था, इनके सेनापति थे आला और उदल, जिन्हें चंद्रगुप्त, आप ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समान ये युद्ध कौशल में बहुत ही धनी थे, निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें पराजित किया था। सोचिए, उस आल्हा उदल जिसके किस्से आज भी फिजाओं में हैं, आज भी लोगों को पता है कि तलवारबाजी में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पृथ्वीराज चौहान अगर हरा रहा है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ अलग है पृथ्वीराज चौहान में। अब तो पूरी दुनिया खपेगी। दुनिया का मतलब हमारे भारत के उन तमाम छोटे मोटे राजा टगमगा जाएंगे। इन्हीं चंदेलों के बगल गढ़वाल वंश हुआ करता था, जो कि कन्नौज का दायरा मान लीजिए साथियों। गढ़वाल वंश। पृथ्वीराज चौहान कहाँ है? दिल्ली पर, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। पृथ्वीराज का सिंहासन दिल्ली पर है और पृथ्वीराज राज शासन कर रहा है दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर। अब बढ़ चुका है कहाँ? चंदेल पर। परमल देव को हरा चुका है। आलाउदल मारे जा चुके हैं 1178 ईस्वी में। बगल में रह रहे जयचंद, जो कि कहीं ना कहीं इनके साड़ू रहे होंगे। जयचंद की भी शादी कर्पूरा देवी की बहन से हुआ था। कर्पूरा देवी की बहन से जयचंद की शादी हुई थी। जयचंद आपस में तो रिश्तेदार था, लेकिन कर्पूरा देवी के जो पिता थे, यानी इनके पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे, जयचंद के भी वही ससुर थे। लेकिन अनंगपाल थोड़ा पृथ्वीराज चौहान को ज़्यादा तवज्जो देते थे, ज़्यादा प्रेम करते थे। अतः इस वजह से इसके अंदर नाराज़गी थी, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी जयचंद के अंदर। तो अंदर ही अंदर नफरत करता था और नफरत इस कदर बढ़ती चली गई कि जयचंद खून का प्यासा हो गया पृथ्वीराज चौहान के। और जहाँ चंदेल हारे तो ये डगमगा गया। इसे लगा कि मेरी तो दुश्मनी है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो पृथ्वीराज चौहान को भी इस बात की जानकारी थी। इससे ये काफ़ी ज़्यादा भयभीत था। होता क्या है, कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है साथियों। हर नाराज़गी को एक प्यार हरा सकता है। होता क्या है, जयचंद की पुत्री संयोगिता, लीजिए कहानी मोड़ ले रही साथियों। जयचंद्र की पुत्री है संयोगिता। संयोगिता इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि इनको तिल्लोत्तमा भी कहा जाता है। तिल्लोत्तमा, कांतिमती, लीजिए इसकी मालिक हैं ये, सुंदरता की धनी हैं ये, कांतिमती और संयुक्ता। संयुक्ता आदि उपनामों से जाना गया किसे? संयोगिता को। ये किसकी पुत्री हैं? जयचंद की। जयचंद राजा कहाँ का है? गढ़वाल वंश का। गढ़वाल वंश का राजा है और आप ये मान के चलें ये संयोगिता कन्नौज की राजकुमारी हैं। तो कन्नौज की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा आप बताना, जब हम लोग आसपास पड़ोस में ही रह रहे हैं तो क्या पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से संयोगिता तक नहीं पहुँचे होंगे? पहुँचे होंगे। और एक बात मान के चलना, आपकी तरह जो ये लफू झंगू वाला प्रेम नहीं है, मोटरसाइकिल तेज चलाओगे, बाइक लेके भागोगे लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, ये बहुत नेगेटिव है, आपके वो सब्जेक्ट में है ही नहीं। ये आप गलत कर रहे हैं, प्यार के सब्जेक्ट में ये है नहीं। वो लड़की आपसे नफरत करेगी, मान के चलना। ये इस तरीके से प्यार हासिल नहीं कर सकते। आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो खुद को साबित करें। यानी आपके अंदर वो गुण होना चाहिए जिसे देखकर
वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचेगी। देखना, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की मोहब्बत कुछ इसी तरीके से है। एक परवान लेगी और एक बेहतर मोहब्बत को अंजाम देने का क्रियाकलाप होगा। तो सुनिएगा, आपके मस्तिष्क की, आपके वो विचारधाराओं की कहानी है ये। पृथ्वीराज चौहान जहां युद्ध कौशल में धनी है, तीरंदाजी की दूर दूर तक चर्चा है, तो ये चर्चा इस महान राजकुमारी के पास भी आता है। महान राजकुमारी भी ये बात सुनी होती है, सुंदर राजकुमारी, और ये भी मन ही मन सपना सजाए बैठी हैं कि कहीं ना कहीं काश मेरी शादी पृथ्वीराज से हो जाती, काश मेरी शादी पृथ्वीराज चौहान से हो जाती तो कोई बात नहीं थी। राजा राजकुमारी से ही शादी किया करता था, बड़े घर की शादी बड़े घर में ही हुआ करती थी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थे, आसान बात थी। संयोगिता खूबसूरत थी, पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े वीर योद्धा थे, शादी तो होना ही था, हो भी जाती। लेकिन नहीं, इसमें बीच में जयचंद आ गया ना। जयचंद, इनके पिता, जो कि कतई इस रिश्ते को मंजूर ना करते, या इन्हें ये रिश्ता वाकिफ नहीं था। संयोगिता वाकई में मन ही मन अब किससे प्यार करती है? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान के पास अपने प्यार का संदेशा भी भिजवाती है। पृथ्वीराज चौहान, जो कि 13 रानियां रखने वाले पृथ्वीराज चौहान की ये 13वीं रानी बनेंगी, यानी रानियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी संयोगिता के इस प्रपोजल को ठुकराएंगे नहीं। उन्हें भी लगा कि एक खूबसूरत कन्या ने हमें प्रपोज किया है, और अब ये प्रपोजल स्वीकार करते हैं और कहते हैं बिल्कुल हम जरूर आपसे शादी करेंगे। लेकिन जयचंद को ये बात तो गंवारी नहीं गुजरेगी। संयोगिता अपने पिता से जाकर कहती है, पिताजी हम पृथ्वीराज चौहान को पसंद करते हैं और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। आज ऐसा बोलोगे तो आपको योग्य होना चाहिए। देखिए, राजकुमारी अपने पिता से कह पा रही है कि पिता हम अपने मनपसंद की शादी करना चाहते हैं, हम पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहते हैं। पिता, मैंने पहले भी कहा था, मना कर देगा। जयचंद इस बात से नाराज होता है और मना कर देता, और इसके ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन करता है। बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन करता है जिसमें तमाम दूर दराज के राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। इस स्वयंवर में यह कहा जाता है, बिटिया उस व्यक्ति का ख्याल मन से तुम निकाल दो, बाकी इन तमाम राजा जो दूर दराज के आए इनमें से किसी एक राजा को तुम पसंद कर लो। लेकिन तुम्हें पता है, प्यार तो प्यार होता है, और पृथ्वीराज चौहान उस समय पूरे भारत के सबसे प्रतिभाशाली थे। अब सोचो, कोई ऐसे ही छेना छोड़ के लड्डू थोड़ो पकड़ेगा, ऐसे कोई भाग तोड़ हो जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि पृथ्वीराज चौहान से शादी ये चाहत रखने वाली लड़की ऐसे थोड़ो मान जाएगी, इनमें से कोई पसंद कर लेगी, ऐसे कैसे होगा भला। लेकिन अब ये बात होती है, स्वयंवर का आयोजन होता है, और पिता पृथ्वीराज चौहान को लज्जित करने के लिए इनकी मूर्ति इनके द्वारपाल के रूप में सामने लगवा देता है, जिससे तमाम राजा इस बात को जाने कि पृथ्वीराज चौहान की यहाँ कोई कदर नहीं है। अब देखना, प्यार तो अपनी जगह था। संयोगिता इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक खत कहाँ पहुँचाती है, संदेशा पहुँचाती पृथ्वीराज चौहान के पास, जिसमें पूरा वृत्तांत लिखा गया होता है। पृथ्वीराज चौहान नाराज हो उठता है और वह भी अपने तमाम सैनिकों के साथ धावा बोल देता है। स्वयंवर का आयोजन हो ही रहा था, संयोगिता भरे स्वयंवर में चली रही थी, तब तक टक टक टक, आप समझ गए, घोड़ा अंदर आता है और पृथ्वीराज चौहान, आज की जैसे बुलेट पर अमिताभ बच्चन बैठाता है, उसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को तब के बुलेट पर बैठाते हैं और कहते हैं, किसी राजा में हिम्मत हो तो हमें रोक के दिखाए। और किसकी मजाल जो शेर दे दिलेर को, जो छेड़ सकता था दिलेर को, किसी की हिम्मत नहीं थी। अतः पृथ्वीराज चौहान भरे स्वयंवर से संयोगिता को उठा ले जाते हैं और अब ये गंधर्व विवाह करते हैं। जी हाँ साथियों, तो एक प्रेम कहानी आपके सामने आई और उस प्रेम कहानी पर कितने ज़्यादा पर्दे थे वो आपको हटते हुए आपने देखा, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा ले गए। जयचंद मन ही मन नफरत और करेगा, और जयचंद अब देखना, हमारे भारत के मशहूर दुश्मन जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 18 से 19 बार लगातार हरा दिया है और हमेशा माफ़ कर दिया है कि हम निहत्थे पे वार नहीं करते, हम निहत्थे पे वार नहीं करते, और शायद यही एक गलती इतिहास की, माफ़ करना, हमारे भारत पर हावी पड़ा और हमारे भारत को सोने से चिड़िया से भिखारी बना दिया, लुटेरों के दामन में छोड़ दिया। यही एक गलती मेरे हिसाब से पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ये इनकी
उदारता ने पूरे भारत को हरा दिया। साथियों, उस व्यक्ति को जिसको इन्होंने 19 से 20 बार लगातार हराया हो और हमेशा माफ कर दिया हो, जाओ जाओ अब मत करना, अब मत करना, अब मत करना। अरे बाबा, कितनी गलती माफ करोगे? वो कर ही रहा है, कर ही रहा है। अब देखना, इसी बात का मौका पा करके अब जयचंद नया दुश्मन तैयार हुआ है, क्योंकि उसकी बिटिया को उठा ले गए हैं। अब तो दुश्मनी बढ़ी है और ये गौरी के पास संदेशा भिजवाता है और कहता है कि हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं, आइए हम लोग मिल करके पृथ्वीराज चौहान को हराने का काम करते हैं। सारा धन तुम ले जाना, मुझे केवल राज्य दे जाना। गौरी मन ही मन सोचता है, अब तो मजा आएगा, पृथ्वीराज चौहान को मैं हराऊंगा, लेकिन मैं लूट पाट के अलावा सिंहासन भी ले जाऊंगा। लेकिन जयचंद को यह बात पता नहीं थी। जयचंद को लगा कि एक बहुत अच्छी मोहब्बत कर रहा है, बहुत अच्छी दोस्ती कर रहा है। फिलहाल ये इतिहास के पन्ने में इन्हें बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाएगा और आज भी लोग इन्हें देखते हैं। तो जयचंद आमंत्रित करता है किसे? पृथ्वीराज चौहान, ओ क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी को। गौरी 1191 ईस्वी में आक्रमण करता है तराइन के पहले युद्ध में। आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध, मैंने इसके बारे में चर्चा भी कर दिया है पहले एपिसोड में। तराइन के फर्स्ट युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरीके से पराजित होता है। अब मोहम्मद गौरी जयचंद के ऊपर नाराज हो जाता है कि तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे, वो जीत जाएगा। जयचंद कहता नहीं, अब हमें थोड़ा सा छल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में, 1192 ईस्वी यानी तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें छल और यानी अन तमाम तरीकों से पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को यही मोहम्मद गौरी, कुछ इतिहासकारों का मानना यही मार देता है और कुछ इतिहासकारों का मानना, देखिए जिसको 20-20 बार आप माफ़ कर रहे हो, वो आपको एक भी बार माफ़ नहीं कर रहा है। सोचो, तो गलती तो आपकी रही ना। अब पृथ्वीराज चौहान को कुछ इतिहासकारों का मानना उठा ले जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना यही मार दिया जाता है। हरियाणा में यानी पंजाब के क्षेत्र में, अजमेर के आसपास इसे मार दिया जाता है। लेकिन नहीं, कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे चंद्रबरदाई कहते हैं, खुद इनके दरबारी कवि, वो कहते हैं नहीं, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से ले जाया जाता है और मैं भी उनके पीछे पीछे जाता हूँ। मुझे भी वहाँ बंदी बना के रखा जाता है और पृथ्वीराज चौहान को भी। और पृथ्वीराज के चौहान को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और उनकी आँखों को फोड़ दिया जाता है। और फिर मौका पाकर के एक दिन एक बहुत बड़े तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन चंद्रबरदाई आग्रह करके करवाता है और जिसमें ये कहता है कि शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं पृथ्वीराज चौहान। ये सुन करके मोहम्मद गौरी आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो कहता है कि चलो हम भी ये कला देखना चाहते हैं। सभा सजाई जाती है, लोग बैठते हैं। पृथ्वीराज चौहान को काल कोठरी से बाहर लाया जाता है। चंद्रबरदाई भी बैठता है वहाँ तमाम बातों के साथ, यानी आप मान के चलें पूरा सिंहासन सजा हुआ है। और अब उस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया जाएगा। राजा कहता है मोहम्मद गौरी की शुरुआत की जाए। चंद्रबरदाई कहता है 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुकी हो चौहान। ये सुनता है और वो हंस पड़ता है और कहता शाबाश मोहम्मद गौरी कि कितनी बड़ी अच्छी पंक्ति आपने बोली है। 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चुकी हो चौहान। चौहान के लिए इतना ही काफ़ी था। सोचो, पृथ्वीराज चौहान के लिए इतना ही काफ़ी था जिसके पास आंखें नहीं हैं, अगर चंद्रबरदाई की बात सही है तो। और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया, मोहम्मद गौरी का गला धड़ से अलग हो जाता है और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई से या फिर अन्य उनके सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं। इन तमाम कहानियों से पर्दा हम हटा चुके हैं साथियों। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम आपको अब यहीं छोड़े जाते हैं, आपसे विदा लेते हैं साथियों। कहानी कैसी रहे, अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।